पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विदित है, कल की क्लास में हम लोगों ने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के 5वें पत्र के सिलेबस का डिस्कशन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस सिलेबस के विस्तृत अध्ययन को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्याकरण से, क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो पेपर है उसका नाम क्या है, सामान्य व्याकरण। जब व्याकरण नाम है और सिलेबस में भी व्याकरण दिया गया है, तो वहां से हम व्याकरण शब्द को उठाते हो उस पर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी संपूर्ण क्लास व्याकरण के परिचय के बारे में होगी कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के कितने भाग होते हैं, इससे 3 नंबर के प्रश्न कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से आपको इसकी आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। और अपना आज का टॉपिक क्या है, व्याकरण। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आप यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ये शब्द आप लोगों को कठिन लगे, परंतु जब आप प्रश्न पत्र उठाएंगे तो उसमें सामान्य सा लिखा हुआ दिख जाएगा। अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी जो होते हैं दोस्तों, वो इससे परिचित हो या ना हो, परंतु इससे जरूर परिचित होते हैं। ग्रामर शब्द, इससे परिचित होते हैं ग्रामर शब्द। जो व्याकरण है दोस्तों, व्याकरण ग्रामर जो शब्द होता है इसका हिंदी रूपांतरण है। क्या है? हिंदी रूपांतरण है। अब जब व्याकरण का अध्ययन करते हैं, चलिए आपको एक थोड़ी सी रोचक कुछ कहानी बताते हैं कि व्याकरण बना कैसे। और चूंकि जो व्याकरण होता है प्रत्येक भाषा से संबंधित, व्याकरण के बिना आप किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं कर सकते। व्याकरण के माध्यम से ही आप भाषा के शुद्ध रूप को समझ सकते हैं। व्याकरण ही एक ऐसा शब्द है जहां पर आप इसको छोड़ेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज समझ में आएगी, बहुत अच्छी बात समझेंगे। तो व्याकरण होता है दोस्तों किससे मिलकर बना है? वी धन आ धन करण। और एक बात याद रखिएगा, जो वर्तमान में सिलेबस है दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। क्या पूछा गया? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है? इसके शब्दों का क्या अर्थ निकले। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों भली भांति समझना। क्या आप मेंशन कर लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे भली भांति समझना। भली भांति समझना क्या है? व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ। ये बना होता है दोस्तों वे धन आ धन करण से। किससे बना है? वे धन आ धन करण, इन तीनों के योग से व्याकरण बना। व्याकरण में होता क्या दोस्तों? व्याकरण में होती है नियमों की श्रृंखला। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को हमें जानना है, समझना है, तो उसके लिए जो नियमों का समूह होता है वो क्या है? व्याकरण। ये क्या है? नियमों का समूह। और व्याकरण किस चीज में आता है? व्याकरण का अध्ययन होता है दोस्तों वाक्यों में। किसमें होता है? वाक्य में, क्योंकि जब हम बातचीत बोलते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा व्याकरण की आवश्यकता हमें बोलचाल में होती है, भाषा में होती है। किसमें होती है? व्याकरण हमें कब आवश्यक होता है? भाषा में आवश्यक। भाषा के परिमार्जित रूप के लिए, शुद्ध रूप के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होगी। तो व्याकरण में किन किन चीजों को शामिल किया जाता होगा, यहाँ से देखिए। भाषा किससे बनती है? भाषा बनती है दोस्तों, ये बना रहे हैं हम भाषा। किसी भी भाषा को जब हम बोलते हैं तो छोटे छोटे वाक्यों के रूप में होते हैं। वाक्य मिलकर ही क्या बनाते हैं? गद्यांश या पद्यांश बनाते हैं। यहाँ पर गौर करिए, भाषा को बनाने के लिए आवश्यकता होती है वाक्यों। किसकी होती है? वाक्यों को। वाक्यों को बनाने के लिए आवश्यकता होती है, हमेशा याद रखिएगा, शब्दों की। वाक्यों को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शब्दों की आवश्यकता होती है। और शब्दों को बनाने के लिए अक्षरों की आवश्यकता होती है, अक्षर या वर्ण की। तो व्याकरण में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? इन 3 चीजों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? वाक्यों का।
वाक्यों का और शब्दों का और अक्षरों का। इस आधार पर व्याकरण के 3 भाग भी होते। ये तो सिंपल सा व्याकरण की चर्चा हो गई। पर अब जानकारी यहां से आती है कि व्याकरण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसने सबसे पहले कहा कि व्याकरण की रचना की? तो इसकी पृष्ठभूमि समझिए। हम भारतीय परिदृश्य से ही प्रारंभ करते हैं, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में प्रवेश नहीं करते। तो दोस्तों, जब हमारे यहाँ कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? लौकिक ग्रंथ। आपको पता होगा वैदिक ग्रंथ हमारे लिखे गए थे। बहुत सारे वैदिक ग्रंथ थे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचनाएं की गई थी। जब इन सब की रचनाएं की गई दोस्तों, तब यहाँ पर देखिए, पहले तो लौकिक आया, फिर उसके बाद क्या आता? वैदिक आता। वैदिक साहित्य आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक होता है लौकिक साहित्य, दूसरा होता है वैदिक साहित्य। जब लौकिक साहित्य की रचना की जा चुकी थी तो उसके बाद रचना की गई दोस्तों वेदों की। वैदिक साहित्य आया। क्या आया? वैदिक साहित्य आया। और वैदिक साहित्य की जब रचना की गई, अर्थात वेदों की रचना की गई, वेद जैसे कितने आप सब जानते हैं? 4 वेद। हमने क्या देखा? वैदिक साहित्य या वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ की जब रचना की गई तो अब रचना तो की जा चुकी, लेकिन लोग समझे कैसे? इसको भली भांति समझने के लिए किसी न किसी चीज की तो आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक गौर बात फरमाया होगा, आपने पढ़ा होगा कि वेदांग भी निकल कर आया है। इनकी संख्या कितनी थी? 6 थी। इनमें से एक था व्याकरण, लेकिन इसके पहले भी व्याकरण की रचना की जा चुकी। ईश्वरों ने और ऋषि मुनि सभी ने किससे अनुनय किया? किनसे रिक्वेस्ट की थी? हम्बल रिक्वेस्ट की थी इंद्र से। इंद्र भगवान से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप व्याकरण ग्रंथ की रचना कीजिए। तब इंद्र देव ने वैदिक संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। इंद्र देव ने वैदिक संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, और उनके द्वारा जो रचित व्याकरण ग्रंथ था उसका नाम था सी। यहां पर आप गौर करिएगा, सर्वप्रथम व्याकरण किसने लिखा था? इंद्रदेव ने लिखा था। और कैसे लिखा था? किस रूप में? वैदिक संस्कृत व्याकरण। शेष क्या था? शेष था आपका वैदिक संस्कृत व्याकरण। ये पृष्ठभूमि आप याद रखिएगा, तो इससे आपको पढ़ने में रोचकता है। ठीक, वैदिक संस्कृत व्याकरण की रचना की थी इंद्रदेव ने, सभी के कहने पर। सबने जब बोला तो इंद्रदेव ने रचना की, तो चीजें समझ में आ जाए। क्योंकि आगे जाकर ये ज्यादा उतने अच्छे से समझ में आई तो चीजें, लेकिन उतना पॉपुलरिटी नहीं मिल पाई, क्योंकि समय बदला, थोड़ी कठिनाई रही। देवता थे, देवताओं की भाषा तो वैसे भी क्लिष्ट ही रहती। आज भी आप लोग महाभारत देखते हो, कितनी कठिन कठिन भारी भरकम शब्दों का प्रयोग होता है। तो फिर कुछ समय बाद जब वेदांग की रचना की गई, तो वेदांग की रचना में उसमें 6 थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष, ऐसे करके 6 भाग थे उसके। ठीक है, तो उनमें से एक ग्रंथ की रचना की गई थी व्याकरण, जिसकी रचना की गई थी पाणिनि के द्वारा। किसने की थी? पाणिनि। तो इसीलिए दोस्तों पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है उसकी प्रासंगिकता को आप आज भी समझ सकते हैं कि जब आज हिंदी में किसी भी प्रकार की शब्द रचनाएं की जाती हैं, नए शब्द रचे जाते हैं, तब हम आधार बनाते हैं पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ को, जिसका नाम है दोस्तों अष्टाध्यायी। अब हम इसमें थोड़ा सा क्रम से चीजें लिख देते हैं। स्टोरी तो आपको समझ में आ चुकी होगी। जब व्याकरण पर चर्चा हो रही है तो व्याकरण की चर्चा पे आप क्या ध्यान देंगे? देखिए, व्याकरण में आपने पहली चीज तो सीख ली दोस्तों कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, जैसा कि हमने इधर ये लिखा है। ये है आपका व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। पहला नोट्स में आप लिख लेंगे, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। दूसरा पॉइंट आपका होगा, व्याकरण किससे संबंधित होती है? व्याकरण भाषा से संबंधित। और यह क्या होती है? व्याकरण नियमों का समूह होता है। हमेशा याद रखिएगा, नियमों का क्रमबद्ध समूह होता है, जो किसमें मदद करता है? भाषा के शुद्ध उच्चारण लेखन में मदद करता है। क्योंकि यदि आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आप ये बात याद रखिएगा
कि आप किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। परिभाषा क्या हो जाएगी? कामता प्रसाद गुरु हैं, उन्होंने, जो कि मेरा व्यक्तिगत नाम भी है, तो उन्होंने एक परिभाषा दी है। कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा? व्याकरण नियमों का एक समूह है जो किसी भी भाषा के शुद्ध लेखन व शुद्ध उच्चारण के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? भाषा के शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए आवश्यक नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्लियर हो गई परिभाषा? आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद अब यहां पर आता है, आपसे प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाएगा, सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? अपने देश की। ठीक, तो आप बोलेंगे पाणिनि। क्या बोलेंगे? पाणिनि के द्वारा लिखा गया, और उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, क्योंकि इसमें 8 अध्याय। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? व्याकरण का जनक कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखा गया, तो अब आप यहाँ पर ध्यान दें। जब वेद लिखे गए थे, वेदांग लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे, तो उनकी भाषा क्या थी दोस्तों? उनकी भाषा थी वैदिक संस्कृत, अर्थात संस्कृत भाषा थी। तो अष्टाध्यायी जिस भाषा में लिखा गया वह कौन सी भाषा है? वह भाषा है आपकी संस्कृत। क्या आपके 3 नंबर के भी प्रश्न है? अष्टाध्याय की रचना किसने की? अष्टाध्याय किस भाषा में लिखा गया? अष्टाध्याय की रचनाकार कौन है? पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या? पाणिनि ने किस से संबंधित ग्रंथ लिखा था? तो पाणिनि ने व्याकरण से संबंधित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। ये तो बातें हो गई। इसके अलावा भी यास्क का प्रश्न आता है कि उसे उन्होंने भी लिखा था, और आगे जाके बहुत सारी चीजें होती हैं। परंतु यहाँ पर एक बात और आपसे पूछी जाती है, कभी आपसे कोई चर्चा कर ले कि जो व्याकरण है शास्त्र है या कला? आपसे क्या पूछ लिया जाए? व्याकरण शास्त्र है या कला? तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपनी सोच को विस्तारित करना होगा। आपको पढ़ना होगा कि शास्त्र क्या होते हैं और कला क्या होती है। तो आप हमेशा याद रखिए, शास्त्र होता है, शास्त्र ज्ञान होता है, और कला क्या होती है? उपयोग। शास्त्र क्या होता है? जब भी आपसे कभी कोई पूछ ले, मान लीजिए कि जो व्याकरण है वो शास्त्र है अथवा कला, क्या दोनों? तो आप जब थोड़ा सा सोचेंगे तो शास्त्र में, शास्त्र से शास्त्र होता है, शास्त्र से ही शिक्षा होती है। थोड़ा सा रीजनिंग लगा, शास्त्र क्या होता है? शास्त्र, और सा से होती है दोस्तों शिक्षा, और शिक्षा से क्या होता है? ज्ञान। ठीक, और का से होती है कला, और कला से निकल कर आता है यू, अर्थात टू। ठीक, तो अब देखिए व्याकरण में हम दोनों चीजों का अध्ययन करते हैं, नियमों का अध्ययन भी करते हैं, और अभ्यास के माध्यम से ये भी देखते हैं कि उनका उपयोग हमें कैसे करना है। तो यहाँ से आप निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि व्याकरण क्या है? व्याकरण शास्त्र और कला दोनों है। जब हम नियमों का अध्ययन करते हैं तो शास्त्र है, तो जब हम उसको अपने सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं तब वह कला है। इस प्रकार से व्याकरण क्या होती है? शास्त्र भी है और कला भी है। क्लियर हो गया दोस्तों ये व्याकरण के बारे में। अब यहाँ से एक बात आगे और आती, चलिए इसको हटाते हैं। व्याकरण में एक बात अब आपको और देखनी है। आपने ये तो देख लिया कि पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था, पाणिनि महोदय ने लिखा। उसके बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने व्याकरण ग्रंथ की रचना की, परंतु जब समय के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो हमें यह भी पढ़ना पड़ता है कि जो व्याकरण है हिंदी भाषा का, सर्वप्रथम किसने लिखा। तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य मानिए कि जो हमारे यहाँ है उसी का नामकरण हम लोग नहीं कर पाते, उसी का वर्णन नहीं कर पाते,
क्योंकि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इतिहास लेखन की परंपरा हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से कब चालू हुई, जब सिकंदर महान आया। के पहले तो इतिहास लेखन की परंपरा व्यवस्थित रूप से थी ही नहीं, मतलब यहाँ भी विदेशी हमारे यहाँ अपना आधिपत्य बनाकर चले गए। समय के साथ बदलाव होता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम, बदलता रहा, फिर भी हमारी मानसिकता ना बदली और हम उसी में धर्म जाति पात में उलझे रहे और विदेशी हम पर आधिपत्य जमाते रहे। लेकिन समय के साथ जब विदेशी आ गए, और वहां पर आप एक बात गौर करिए, हमेशा याद रखिएगा, हमें यदि किसी के ऊपर आधिपत्य जमाना है, शासन करना है, तो उसके साहित्य को समझना होगा, उसके कल्चर को समझना होता है। और इस बात को प्रूफ किया डचों ने, सॉरी पुर्तगीज ने, पुर्तगालियों ने इस बात को शो कर दिया। तो आंखें जालकर एक पुर्तगाली थे, उनका नाम था कैटलर, जे कैटलर। कौन थे? पुर्तगीज है ना, पुर्तगाली है, उनका नाम था जे कैटलर। अर्थात पूरा नाम आप बोलेंगे तो पूरा नाम हो जाएगा जोशुआ जोहान केटलर। क्या हो गया दोस्तों? जोशुआ जोहान केटलर। तो इन्होंने देखिए, जो व्यापारी थे, वो जो इनके यहाँ से आए थे, उनको यहाँ बातचीत करने में परेशानी हो रही थी, समस्याएं हो रही थी, तो इन्होंने क्या कहा, अध्ययन किया भारतीय भाषा का। जब अध्ययन किया तो इन्होंने अपनी भाषा में उसका व्याकरण लिख, जिसका नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक। और यह किस भाषा में उन्होंने लिखी थी? ये उन्होंने लिखी थी डच भाषा में। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, ठीक है, तो याद रखिएगा, हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ डच भाषा में लिखा गया था। उस ग्रंथ का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर और लिखने वाले का नाम था जे कैटलर। और ये लगभग लिखी गई थी दोस्तों 1715 ईस्वी के अप्रॉक्स। और इस ग्रंथ को पहला हिंदी का व्याकरण ग्रंथ मानने वाले थे अपने, कौन थे? जिन्होंने बुंदेली भाषा का नामकरण किया था, उनका नाम है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? ग्रियर्सन ने कहा कि जो केटलर ने ग्रामर व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका नाम हिंदुस्तानी ग्रामर है, वह हिंदी भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ है। आपका ये क्वेश्चन है कि यहाँ से बने, ठीक है। इसके उपरांत देखिए, अब हम भारतीय कब जागते हैं? जब दूसरे हमारे ऊपर आक्रमण कर चुके होते हैं। तो इसके बाद जब हम जागे तो हमने क्या किया? हमारे एक बहुत प्रसिद्ध व्याकरण करता है पंडित दामोदर शर्मा। कौन है? पंडित दामोदर शर्मा। तो याद रखिएगा, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी भाषा का या हिंदी का व्याकरण हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किसने लिखा? हिंदी भाषा में। यहाँ क्या कहा था? हिंदी भाषा का हमने कहा था, है ना। अब क्या कर, हिंदी भाषा में मतलब जो व्याकरण लिखा गया, जो हम लोग हिंदी बातचीत कर रहे हैं, इसमें लिखा गया। तो ये किसने लिखा था सर्वप्रथम? पंडित दामोदर शर्मा ने। किसने लिखा था दोस्तों? ये लिखा आपके पंडित दामोदर शर्मा जी ने, ठीक। और इन्होंने उस ग्रंथ का नाम दिया था दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए उक्ति व्यक्ति प्रकरण किससे संबंधित ग्रंथ है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किससे संबंधित है? याद रखिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का संबंध व्याकरण से है, जो हिंदी भाषा का हिंदी भाषा में लिखा गया पहला व्याकरण ग्रंथ है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद तो और राइटर आते जो बहुत ही फेमस हुए। पहले आपके हो जाते हैं दोस्तों, उनका नाम है, लिखते हैं अपन, दो नाम है जो आप गौर कीजिएगा।
पहला नाम आपका है पंडित कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। और दूसरा नाम निकल कर आता है किशोरी दास वाजपेयी। ये दो नाम सबसे ज्यादा हिंदी व्याकरण में फेमस। कौन कौन से दोस्तों? एक किशोरी दास वाजपेयी और दूसरे पंडित कामता प्रसाद गुरु। जो पंडित कामता प्रसाद गुरु थे दोस्तों, वो सागर से संबंधित थे और उन्होंने जबलपुर में भी क्या किया? अपना कर्म किया था, अर्थात जबलपुर उनकी कर्म भूमि भी रही है। और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम था दोस्तों भाषा वाक्य पृथक्करण। मतलब इन्होंने भाषा से संबंधित व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जिसमें इन्होंने से अच्छी बात ये रही कि इन्होंने इनका जो व्याकरण ग्रंथ था दोस्तों, वह एक ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाना, प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता। तो इस कारण से इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है पंडित कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। इसके बाद अगला नाम हमने लिखा है किशोरी दास वाजपेयी जी का। किशोरी दास वाजपेयी जी के व्याकरण ग्रंथ का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन। आपसे कभी पूछ लिया जाए हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो किशोरी दास वाजपेयी जी ने की। अभी वर्तमान में दोस्तों कुछ जगह यूपी में, जैसे यूपी में पेपर हुआ था, उन्होंने बोला था कि पाणिनि किसे कहा जाता है, तो उन्होंने आंसर माना था दोस्तों किशोरी दास वाजपेयी। और मध्य प्रदेश में जो व्यापम में एग्जाम हुआ था, तो उसमें हिंदी का पाणिनि यदि माना गया था, तो किसे माना गया था दोस्तों? वो माना गया था पंडित कामता प्रसाद गुरु जी को हिंदी का पाणिनि माना गया था। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ये हो गया आपका व्याकरण का संक्षिप्त परिचय। व्याकरण क्या होता है, कहाँ से आया, व्याकरण ग्रंथ रचना कौन की। इसके अलावा आपसे जो प्रश्न बन सकता है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है इन्हीं 3 विदेशी व्याकरणकर्ताओं के नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? तो आपका पहला नाम तो हमने पहले ही लिख लिया है, जे केटलर। वो 4 नाम देखिए क्रम से यहाँ लिख रहे हैं। एक हो गए आपके केटलर, पहला नाम क्या हो गया आपका, ये आप मेंशन कर लीजिए, जे केटलर, ठीक है। दूसरा नाम आपका हो जाएगा दोस्तों फर्ग्यूसन। दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका? जॉन फर्ग्यूसन। दूसरा नाम जॉन, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉन फर्ग्यूसन। दूसरा नाम आपका क्या हो गया दोस्तों? जॉन फर्ग्यूसन हो गया। ये मिट गया पूरा, फिर से लिख दे रहे हैं, जे केटलर, ठीक है, जॉन फर्ग्यूसन, ये आपके दूसरे नाम हो गया। तीसरा नाम हो जाएगा आपका गिलक्राइस्ट, ठीक। आपसे 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप 3 नाम बताइए, ठीक है। चौथा नाम पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं अलेक्जेंडर फॉकनर, अलेक्जेंडर फॉकनर। आप ये नाम याद रहे, क्योंकि पिछली बार एक बार 2016-17 में दोस्तों ये पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले 3 विदेशी लेखकों के नाम लिखिए। क्योंकि अब वो चीजें सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, तो उस पर आप डिस्कस नहीं कर सकते, परंतु अभी भी व्याकरण सम्मिलित है। जो व्याकरण सम्मिलित है तो हमें इस चीज पर ध्यान तो रखना ही होगा। तो आप गौर से ध्यान दीजिए, कितनी सारी चीजें लिखी हमने। ये 4 राइटर के नाम है, आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए। कैसे? केटलर, फर्ग्यूसन, क्राइस्ट, फॉकनर। कौन कौन हो गए? केटलर, फर्ग्यूसन, क्राइस्ट और फॉकनर। ये 4 व्यक्ति हो गए जो किसके हैं? सबसे प्रथम उन्होंने क्या लिखा है? व्याकरण ग्रंथ की रचना की। ये तो हो गया व्याकरण के आप जो बेसिक क्वेश्चन बने। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण के कितने भाग हैं,
3 नंबर में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। व्याकरण के भाग, ये लिखने के बाद आप लिखिए व्याकरण के भाग। ठीक, तो इसको ऐसे करके ये बना लीजिए और व्याकरण के एग्जाम में लिख के आइए 3 भाग हो। क्यों 3 भाग? अभी हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, पहली स्लाइड में देखिए कि व्याकरण किससे संबंधित होती है? भाषा से संबंधित होती है। भाषा किससे बना होता है? भाषा वाक्यों से बनता है, वाक्य शब्द से और शब्द अक्षर या वर्ण। तो इस आधार पर दोस्तों व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला भाग के अंतर्गत हम उसके नाम देते हैं वर्ण विचार। ठीक, दूसरे का नाम देते हैं हम शब्द विचार। ठीक, और तीसरे का नाम देते हैं हम वाक्य विचार। वर्ण विचार में दोस्तों हम याद ध्यान देते हैं वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, वर्ण और अक्षर क्या होते हैं, वर्णों का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की रचना पर जोर दिया जाता है। शब्द कैसे बनाए जाते हैं, एक भाषा के शब्द दूसरे भाषा में कैसे रूपांतरित होते हैं, इसका अध्ययन क्या होता है? शब्द। इस शब्द विचार के अंतर्गत ही दोस्तों हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग इनका अध्ययन करते हैं। अब इन सबसे चीजें निकल कर आती हैं फिर वाक्य। शब्द वर्ण से बने शब्द और शब्दों का उपयोग करके हम बनाते हैं। अब आप सोच रहे शब्द कैसे बने, देखिए वर्ण क्या हो गया, अक्षर हो गए, का हो गया, मा हो गया, घा हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वर्ण हो गए, वर्ण अक्षर। तो जब इनको जोड़ देंगे, देखिए का को बगल में मा लिख दीजिए, बगल में ला लिख दिए कमल, ये बन गया शब्द। घा के बगल में रा लिख दिया, आपका बन गया घर। तो वर्ण से शब्द बन गए कि नहीं बन गए दोस्तों? हो गया आपका शब्द विचार। ठीक, अब हमने लिखा, मान लीजिए वह कमल है, लिख दिया हमने। अब ये वर्ण शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना दिया कि नहीं बना दिया? तो हो गया आपका वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सर व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो इन सब का संयुक्त रूप से जो अध्ययन कहलाता है वो सब व्याकरण है। ठीक, व्याकरण की आपकी 3 विशेषताएं पूछ लिया जा सकता है नेक्स्ट प्रश्न के रूप में। जब भी 3 विशेषताएं पूछ ली जाएगी तो आप क्या बता देंगे? व्याकरण की विशेषता, व्याकरण नियमों का समूह होता है। दूसरा, व्याकरण की सहायता से भाषा में शुद्धता आती है, लेखन शैली अच्छी हो जाती है। और तीसरा, हमारी बातें सामने वालों को भली बात रूप से समझ में आ जाती है।